हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुपर क्विक रिवीजन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले चैप्टर नंबर देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 है और इससे पहले के चैप्टर्स हम मतलब रिवाइज कर चुके हैं, सुपर क्विक रिवीजन हो चुके हैं। तो देखो, जो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं यहाँ पर और पहले से भी कुछ टॉपिक्स रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर सुपर क्विक रिवीजन में ऐसा कुछ नहीं हम करेंगे कि एकदम चैप्टर कंप्लीट हो गया और आपको कुछ समझ में नहीं आया। चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। ठीक, फैक्ट्स हम क्लियर करेंगे और फैक्ट्स को हम एनालाइज करेंगे और कुछ इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि क्वेश्चंस फिर इस चैप्टर से रिलेटेड आ जाएं तो आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम ना जाए। ठीक, तो स्टार्ट करें। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिपेंडेंस से इंडिया ने 3 डिस्टिंक्ट पीरियड्स फेस किए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। मतलब कि इंटरनेशनल लेवल, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो इधर इस टाइम पर 3 फेस रहे हैं इंडिपेंडेंस से कि इंडिया ने जो फेस किए हैं 3 पीरियड्स। सबसे पहला पीरियड कौन सा रहा होगा आप लोग सब जानते हैं। हम बात करेंगे बाइपोलर वर्ल्ड की, जहां पर 2 पावर्स थी। तो बाइपोलर वर्ल्ड से फ्रॉम अ बाइपोलर कोल्ड वॉर अंटिल 1990, फिर यूनिपोलर वर्ल्ड जहां पर यूएस डोमिनेट कर रहा था फ्रॉम 1990 टिल द वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008 एंड टू द प्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट। तो ये 3 मूवमेंट रहे हैं। और यहाँ पर आगे की अगर हम बात करें तो हर एक पीरियड में नॉन अलाइनमेंट की स्ट्रेटजी को फॉलो किया गया और इसी के साथ साथ जो भी रियलिटीज़ रही हैं पावर की वर्ल्ड में, उसको इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी ने काफ़ी अच्छे से टैकल किया और अपने गोल्स अचीव करने की पूरी कोशिश की या एफर्ट्स लगाए। ठीक, तो ये एक बैकग्राउंड हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि फॉरेन पॉलिसी क्या है या क्या होती है फॉरेन पॉलिसी, तो फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है, स्टेट सेल्फ इंटरेस्ट स्ट्रेटजीज को चूज करता है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज हैं तो उनमें से हर एक कंट्री अपने इंटरेस्ट को देखते हुए फॉरेन पॉलिसीज को या स्ट्रेटजीज को डिसाइड करता है ताकि नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। हमारी जैसे मान लो इंडिया है तो इंडिया ऐसी पॉलिसीज को डिटरमाइन करेगा या ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएगा जिसमें हमारा इंटरेस्ट जो है, नेशनल इंटरेस्ट जो है, वो कहीं ना कहीं तक प्रोटेक्ट रहे और हमारे गोल अचीव हो सके दूसरी कंट्रीज के रिलेशंस के साथ। तो ये होती है एक फॉरेन पॉलिसी। 3 पॉइंट यहाँ पर समझे हमने। सबसे पहले स्टेट कुछ सेल्फ इंटरेस्ट में स्ट्रेटजीज बनाता है, ये ध्यान रखता है कि नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे, मतलब कोई भी ऐसी पॉलिसी ना हो जिसमें हमारे ही राष्ट्र या हमारे ही देश में कुछ अफेक्ट हो। और तीसरी चीज़ हम ध्यान रखते हैं कि हमारे जो गोल्स हैं उन्हें हम अचीव कर सकें दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखते हुए। ठीक, क्लियर हुआ। ये अगर क्वेश्चन आ जाए फॉरेन पॉलिसी के बारे में तो ये हमको लिखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो अप्रोचेज हैं वो हमेशा इंटरेक्टिव रहती हैं। ये ध्यान रखना, हम कोई भी देश ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की बिल्कुल भी सोच नहीं रखेगा जो इंटरेक्टिव ना हो, क्योंकि इंटरनेशनल का मतलब, अगर जहाँ भी वर्ड इंटरनेशनल आ रहा है मतलब हमें इंटरेक्ट ही करना है। अब इसलिए पॉलिसीज़ ऐसी होनी ज़रूरी है जो इंटरेक्टिव हो। ऐसी अप्रोचेस जो इंटरेक्टिव नहीं है या हम दूसरी कंट्रीज से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये फॉरेन पॉलिसीज़ कंसिडर नहीं हो सकती। किसी भी नेशन की फॉरेन पॉलिसी, मान लो इंडिया ने ही कोई फॉरेन पॉलिसी बनाई है, तो ये डोमेस्टिक और इंटरनल फैक्टर्स को भी अफेक्ट करता ही है। कैसे, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ आते जाएगा। देखो, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। ठीक, हमने फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ा हुआ है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस में। तो जैसे कि एक फेडरल कंट्री है, हम सेंटर स्टेट रिलेशंस यहाँ पर देखते हैं। तो इसी के साथ जो फॉरेन अफेयर्स के सब्जेक्ट हैं वो यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। हम ये भी जानते हैं कि 3 लिस्ट हैं। ठीक, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और फिर रेसिड्यूरी पावर्स आ जाती कॉन्करेंट लिस्ट में। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि फॉरेन अफेयर्स का या सब्जेक्ट कहाँ आता है तो यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट में।
अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है। देखो हम जानते हैं जैसे कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड रहता है, प्रभावित रहता है। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट दोनों ही फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है। इंडिपेंडेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इसमें नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी हमने फॉलो की ताकि कोल्ड वॉर टेंशंस को कम कर सके। कोल्ड वॉर टेंशंस क्या थे? कोल्ड वॉर की अगर मैं बात करूं तो ये डायरेक्ट अटैक नहीं करती हैं दो कंट्री एक दूसरे के ऊपर, इनडायरेक्टली इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली एक दूसरे पर अटैक करते हैं। तो ये जो कोल्ड वॉर टेंशंस थी उन्हें कम करने के लिए इंडिया ने नॉन अलाइंड पॉलिसी को फॉलो किया। ठीक, अब नेहरू जी का रोल क्या रहा? इंडिपेंडेंस से ही नेहरू जी का रोल खैर पहले से ही रहा, बट यहाँ से अगर नेहरू जी के रोल की बात करें तो इनका रोल काफ़ी इफेक्टिव रहा। हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने नेशनल एजेंडा को सेट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये एकमात्र ऐसे फॉरेन मिनिस्टर थे, मतलब एकमात्र ही फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम पे, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है उन्हें इम्प्लीमेंट करने में, बनाने में, मतलब जो नीतियाँ, कैसी पॉलिसीज़ हमें अदर कंट्रीज़ के साथ रखनी है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये इनका रोल काफ़ी अच्छा रहा 1946 से 1964 तक। अब जो इनकी फॉरेन पॉलिसी थी, हमको ये समझना है कि ये किस चीज़ पे बेस्ड थी। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो हम आंसर काफ़ी अच्छे से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले तो इनका कहना था कि जिस तरीके से हमने सोवर्निटी को अर्न किया है, हमें आज़ादी मिली है, हम सोवर्निटी अर्न कर पाए हैं, तो ये जो हार्ड अर्नड सोवर्निटी है इसको प्रिजर्व करके रखना है। ऐसी कोई भी पॉलिसी अब नहीं बनाई जाएगी ऐसी पॉलिसी कोई भी नहीं बना जाएगी जिस पे हमारी सोवर्निटी अफेक्ट हो। तो सोवर्निटी, हार्ड अर्नड सोवर्निटी को प्रिजर्व करना। दूसरा था टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इंडिया की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं काफ़ी ज़्यादा इतनी मेहनत के बाद, इतने एफर्ट्स के बाद, इंटीग्रेशन के बाद, जितनी टेरिटरीज थी उनको एक साथ लेके आए, इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हम कहते हैं एकोमोडेशन और यूनिटी चैलेंज था एक टाइम पर। तो जो ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है इंडिया की, उसको प्रोटेक्ट करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमको प्रमोट करना है। ये 3 बेसिस पर इनकी फॉरेन पॉलिसी बनी हुई थी। ठीक, क्लियर हुआ? आगे क्या होता है, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल्स होते हैं सिद्धांत। देखो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं, तो हम हर एक टॉपिक जो हमें सिलेबस में दिया हुआ है उसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। बाकी अगर आपको लैंग्वेज आती है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स अभी हो ही जाएगा आपके पास इतना ज़्यादा कि आप आंसर्स अच्छे से लिख पाएँ, बस आप कॉन्सेप्ट्स को देखते जाइए। तो कुछ प्रिंसिपल्स जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के रहे हैं उसमें से सबसे पहला था पंचशील। नेहरू जी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था वर्ल्ड पीस पर अपनी पॉलिसी प्लानिंग में, मतलब कि ये शांति पे ध्यान ज़्यादा देते थे कि पीस मेंटेन रहे। ठीक, पीस एग्रीमेंट इन्होंने चाइना के साथ साइन किया, तब इन्होंने 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए जिसका नाम दिया गया पंचशील। ठीक, क्वेश्चन अगर आ जाता है कि पंचशील कब साइन किया गया, तो 28 अप्रैल 1954 को ये साइन किया गया और तब से ये गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया। मतलब कि 28 अप्रैल 1954 से ये समझ में आ गया सबको कि अब किसी भी कंट्री के साथ हमें एग्रीमेंट करना है, बायलैटरल रिलेशंस रखने हैं, तो हम ये पंचशील सिद्धांत को फॉलो करेंगे। तो स्टार्टिंग किसके साथ हुई? चाइना के साथ, और फिर क्या कंसीडर किया गया कि सारी कंट्रीज़ के साथ हम जब भी कोई रिलेशंस बनाएंगे तो हम पंचशील को ध्यान में रखेंगे। ठीक, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमारे पंचशील होंगे। तो अब पंचशील में ऐसा क्या दिया गया था जिसकी वजह से पंचशील को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई और ये कहा गया कि हर एक कंट्री के साथ पंचशील हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल होगा? तो इसमें कहा गया कि जैसा कि हम हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सोवर्निटी को दे रहे हैं, तो हम हमेशा अदर कंट्री जिसके साथ हम रिलेशंस बनाने वाले हैं उनकी सोवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब वो भी आदर सम्मान करेंगे हमारी संप्रभुता, सोवर्निटी, इंटीग्रिटी का, और हम उनके देश की सोवर्निटी और इंटीग्रिटी का।
सेकंड पॉइंट है नॉन अग्रेशन अगेंस्ट ईच अदर, मतलब कि हम अग्रेसिव नहीं होंगे एक दूसरे को लेके या कोई अग्रेशन नहीं होगा, तो नॉन अग्रेशन अगेंस्ट ईच अदर। थर्ड पॉइंट है, उन्होंने ये कहा मान लो ये दो कंट्रीज हैं, ठीक, इनके बीच में बायलैटरल रिलेशंस है, तो हम आपके कंट्री के अंदर क्या इंटरनल अफेयर्स चल रहे हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ है इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, इक्वालिटी होगी, समानता होगी, किसी भी बेसिस पर हम इनइक्वालिटी नहीं करेंगे, और कोई भी अगर हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, हम कोई फ़ायदे की बात कर रहे हैं, तो ऐसी पॉलिसीज़ होंगी जिसमें एक दूसरे का फ़ायदा हो, ठीक। और फिफ्थ है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब कि शांतिपूर्ण तरीके से हम चलेंगे और सारी चीज़ें जो रिलेशंस में हमने एग्रीमेंट किए हैं, जो भी फीचर्स रखे हैं, उन्हें फुलफिल करेंगे, ठीक। तो पंचशील में हमने देखा म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन अग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम आफ्रो एशियन यूनिटी को पढ़ते हैं। देखो क्यों इन्हें पढ़ना पड़ रहा है हमको, क्योंकि नेहरू जी के ही लीडरशिप में इंडिया के जो रिलेशंस थे न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ एशिया और अफ्रीका के साथ, वो मजबूत हुए। नेहरू हमेशा एशियन यूनिटी को लेकर, मतलब कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसकी एकता को लेकर कि जितने भी देश हैं सब हमेशा एक साथ बने रहें, इसको हमेशा वो कहते रहे, एक एडवोकेसी वो करते रहे। इंडिया ने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस रखी थी मार्च 1947 में, इवन इंडिपेंडेंस के 5 महीने पहले, ठीक। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस का अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये ध्यान रखना कि इसी को हम बांडुंग कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जो 1955 में होती है, और ये कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट होता है नेम का, दैट इज, नाम भी हम कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आगे की कहानी हम देखते हैं। फर्स्ट समिट हुई नॉन अलाइंड मूवमेंट की बेलग्रेड में, ये क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो अच्छे से। सितंबर 1961 में हुई और नेहरू जी जो थे वो को फाउंडर थे नाम के, दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट के, ठीक। क्लियर हुआ। अब नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है वो क्या है ये देखते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ये इंडिया फॉरेन पॉलिसी का, ये तो हमको समझ में आ गया, ठीक। आगे की कहानी क्या है, तो देखो इसका कोर एलिमेंट क्या है। हम जानते हैं कोई भी एक चीज़ होती है तो उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, हम कहते हैं कि ये सेंटर पॉइंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पे फोकस करना है। तो इसमें ये ध्यान रखा गया नॉन अलाइनमेंट में। एक बार ये पॉइंट को हम रीड करेंगे और फिर समझते हैं। Its core element is to maintain independence in foreign affairs, but by not joining any military alliance formed by the USA and Soviet Union, which emerged as an important aspect of Cold War politics after the Second World War. तो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखने के लिए, जो एक तरीके से आज़ादी है उसको मेंटेन रखने के लिए हम क्या नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा मिलिट्री अलायंस ज्वाइन नहीं करेंगे जो यूएसए और सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बना था कोल्ड वॉर का आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक। तो क्लियर हुआ। सिर्फ इतना याद रखो कि पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट में क्या कहा गया कि यूएसए और सोवियत यूनियन के द्वारा कोई भी जो भी मिलिट्री अलायंस बना है उसमें हम ज्वाइनिंग नहीं करेंगे या उसे ज्वाइन नहीं करेंगे और अपनी इंडिपेंडेंस को बनाए रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। अब इसमें इंडिया ने क्या किया, तो इंडिया ने इसमें लीड रोल प्ले किया। कैसे पॉपुलराइज किया इन्होंने नॉन अलाइनमेंट को, मतलब इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट को पॉपुलराइज किया, कंसोलिडेट करके रखा, एक साथ बना के रखा। और कोल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो था वो एक पावरफुल मैकेनिज्म बना साउथ कॉपरेशन के लिए, और साउथ कॉपरेशन के लिए, ठीक। क्लियर हुआ। इसके बाद क्या हुआ, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ये किस तरीके से एक पॉलिसी में इंक्लूड हो रहा है, तो इंडिया ने जब कोरियन कन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक,
उस टाइम पे रिजोल्यूशन जो आया था कोरियन कन्फ्लिक्ट को लेके, उसमें भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। उसके बाद जो पैलेस्टीन इशू था उसमें भी नेगोशिएट किया। कश्मीर प्रॉब्लम हो, चाहे बॉर्डर प्रॉब्लम्स हो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, कोई भी डिस्प्यूट्स हो, इंडिया ने हमेशा पीसफुल सेटलमेंट किया है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में। ठीक, क्लियर हुआ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम यूज़ कर सकते हैं। इंडिया चेंजिंग रिलेशंस विद अदर नेशंस। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, हम ये तो समझ चुके हैं। और कैसे, तो सबसे पहले अगर हम चाइना की बात करें तो इंडिया के जो रिलेशंस हैं चाइना के साथ हमेशा कैसे एक फ्रेंडली वे में, एक दोस्त की तरह ही शुरू हुए। इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जिसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया आफ्टर द चाइनीज रिवॉल्यूशन इन 1949। नेहरू जी ने स्ट्रांगली सपोर्ट किया और हेल्प किया चाइना को इंटरनेशनल फोरम में। तो कुछ इस तरीके के रिलेशंस रहे हैं। लेकिन सारी चीज़ों के अलावा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कॉन्सेप्ट था, नेहरू जी ने कभी भी, मतलब नेहरू नेवर हैड सस्पिशन ऑफ अटैक फ्रॉम चाइना। वल्लभ भाई पटेल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी नेहरू जी ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि चाइना अटैक करेगा। ठीक, इंडिया चाइना बॉर्डर्स बहुत टाइम तक एक पैरा मिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर रही, हम जानते हैं बहुत अच्छे से। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वर गार्डेड अंडर द पैरा मिलिट्री फोर्सेस। जॉइंट डिक्लेरेशन जो पंचशील का इन्होंने किया, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, वो किसके साथ किया था? चाइनीज प्रीमियर ज़ोउ एनलाई के साथ 29 अप्रैल 1954 में। ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बताता है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में फिर कन्फ्लिक्ट्स क्या हुए? तो सबसे पहले 1950 में जब चाइना तिब्बत को अनेक्स्ड कर लेता है, जब तिब्बत पर अपना कब्जा करता है, उस टाइम पर जो हिस्टोरिकल बफर था दोनों कंट्रीज़ के बीच का वो ख़त्म हो जाता है। ठीक, दलाई लामा जो स्पिरिचुअल लीडर थे, तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर, ये इंडिया में आ जाते हैं कब? 1959 में। चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर कन्फ्लिक्ट 1962 में कौन से इशू पर हुए? जो प्रिंसिपली अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें और अक्साई चीन रीजन लद्दाख की। तो ये कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक 1950 चाइना अनेक्स्ड तिब्बत, फिर दलाई लामा जी कब आए इंडिया में? 1959 में, और 1962 के कन्फ्लिक्ट्स। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो 1962 में इंडिया ने भी मिलिट्री रिवर्स सफर्ड किया, और इस वजह से इंडिया चाइना के रिलेशंस में इम्प्लीकेशंस आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चाइनीज़ इन्वेशन जो हुआ उसके बाद के रिलेशंस कैसे रहे? तो इंडिया ने मिलिट्री असिस्टेंस लिया यूएस से और ब्रिटेन से कि मतलब जो एक तरीके से क्राइसिस हो रहे हैं उसे ख़त्म कर सकें। बट सोवियत यूनियन यहाँ पर इन्वेशन में न्यूट्रल रहा। तो ये क्वेश्चन आता है कि चाइना, इंडिया चाइना जब कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे या जब चाइनीज़ इन्वेशन होता है उस टाइम पर सोवियत यूनियन का रोल कैसा रहा? तो ये न्यूट्रल रहता है। ठीक, अब इसके आगे क्या हुआ? जैसे ही चाइना की पॉलिटिकल लीडरशिप में चेंज आते हैं लेट 1970 से, चाइना और ज़्यादा प्रैग्मेटिक बन जाता है और लेस आइडियोलॉजिकल, मतलब कि कोई भी इसकी विचारधारा हमें देखने को नहीं मिलती है। और इस वजह से ये क्या करता है? और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इंडिया के साथ, ना कि इन इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता है कि रिलेशंस इम्प्रूव हो जाए। बॉर्डर इशू पर भी 1981 में काफ़ी वार्तालाप चले, काफ़ी इनसे बातें हुई, लेकिन उसके बाद राजीव गांधी जी विजिट करते हैं चाइना में दिसंबर 1988 में। ये भी कहीं ना कहीं तक इंडिया चाइना के रिलेशंस को इम्प्रूव करने की एक कोशिश ही थी। तो कब गए राजीव गांधी जी? 1988 में। तब से दोनों गवर्नमेंट पीस और ट्रैंक्विलिटी बनाए रखने के लिए कोशिश करती हैं। 4 बॉर्डर पोस्ट ट्रेड के लिए भी ओपन किए गए हैं। इंडिया चाइना ट्रेड की अगर हम बात करें तो 30% हर साल इंक्रीज़ हो रहा है 1999 से, और एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी जैसा कि अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह पढ़ते रहते होंगे तो हम देखते हैं कि चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं तक ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक, अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए चाइनीज़ इन्वेशन के? तो इंडियन वॉर जो हुआ वो कहीं ना कहीं तक इंडिया की इमेज को बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाता है, स्पॉइल्ड दिखाता है, इंटरनली भी, डोमेस्टिक भी और अब्रॉड भी।
ठीक, एक नेशनल ह्यूमिलिएशन का सेंस दिखता है और कहीं ना कहीं तक नेशनलिज्म की फीलिंग इंक्रीज होती है। टॉप आर्मी कमांडर क्या करते हैं उस टाइम पे, रिज़ाइन करते हैं या फिर रिटायर्ड हो जाते हैं। नेहरू जी के जो क्लोज एसोसिएट थे और उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्ण मेनन, उन्हें अपनी कैबिनेट से क्या करना पड़ता है, रिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज रहे चाइनीज़ इन्वेशन के। और इसके बाद प्रो चाइना और प्रो यूएसएसआर फैक्शंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच में भी कन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। और इसके बाद 1964 में ये जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये स्प्लिट होती है सीपीआईएम और सीपीआईएम ऑफ मार्क्सिस्ट, मतलब सीपीआईएम। ठीक, क्लियर हुआ। तो कॉन्सिक्वेंसेस हमने पढ़ लिए, सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर और अब हम देखेंगे तिब्बत। तिब्बत के बारे में थोड़ा सा हमको समझना है। तिब्बत इंडिया और चाइना के बीच में, चीन के बीच में एक इशू रहा है। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं क्योंकि ये लार्जेस्ट प्लेट्यू है। ठीक, चाइना ने क्या किया, क्या लड़ाई थी, ये समझो। जो तिब्बत का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, मतलब कि जो प्रशासन वहाँ पर जो चल रहा है, गवर्न करना है, उस चीज़ को चाइना क्लेम कर देता है कि तिब्बत पर कंट्रोल हमारा है। 1950 में चाइना पर ये क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है, अपना शासन करने के लिए कोशिश करता है और यहाँ पर शासन कर लेता है। और इस वजह से जो तिब्बत के लोग थे वो इस चीज़ को अपोज करते हैं, इस चीज़ के खिलाफ रहते हैं कि चाइना यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। इंडिया उस टाइम पे दलाई लामा जी को शरण देती है, मतलब दलाई लामा जी इंडिया में आ जाते हैं जो कि स्पिरिचुअल लीडर थे और थाउजेंड्स ऑफ तिब्बतन पीपल यहाँ पर आ जाते हैं। धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है वो आज की डेट में तिब्बतन रेफ्यूजीज़ का लार्जेस्ट सेटलमेंट कंसीडर किया गया है। ठीक, अब आ गए हम रशिया पर। चाइना की कहानी यहाँ समाप्त होती है और अब हम रशिया को पढ़ेंगे। तो रशिया के साथ भी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी काफ़ी अच्छी रही है। अगर हम बात करें कोल्ड वॉर एरा में, तो दोनों ही एग्रीमेंट्स में आए जिसमें इंडिया क्या करते हैं, इंडिया को जॉइंटली मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने के लिए एक साथ आते हैं। इंडिया रशिया से बेनिफिटेड हुआ है काफ़ी इशूज़ पर, जैसे कि कश्मीर है, एनर्जी सप्लाई, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, सेंट्रल एशिया के एक्सेस की बात करें तो इस तरीके से। और चाइना के साथ रिलेशंस बैलेंस करने के लिए भी रशिया ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। ठीक, इंडिया जिस तरीके से, ये शायद रिपीटेड पॉइंट है, कोई नहीं, सेम चीज़ आ गई। और इसके बाद अगर हम बात करें तो रिलेशंस कैसे हैं, तो इंडिया कहीं ना कहीं तक रशिया, मतलब ऐसे समझ लो ऑयल क्राइसिस की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रशिया ने हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है और रिपीटेडली असिस्ट किया इंडिया को ऑयल क्राइसिस के टाइम पर। रशिया इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी के टाइम की अगर हम बात करें, देखो मेन पॉइंट याद रखो, एक तो ऑयल क्राइसिस रिलेशंस में, दूसरा इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स जो हैं उसमें भी हेल्प किया है, स्पेस इंडस्ट्री में भी कैसे हेल्प किया है। हाँ, अब ये सिर्फ ये नहीं लिखना कि हेल्प किया, हेल्प कैसे किया है, तो स्पेस इंडस्ट्री में क्रायोजेनिक रॉकेट प्रोवाइड किए थे रशिया ने जब इंडिया को ज़रूरत थी, तो इस तरीके से हेल्प किया है। इंडिया रशिया रिलेशंस में कुछ स्ट्रेसेस भी देखने को मिले चाइना के कारण, बट बॉर्डर, जैसे कि ब्रॉडर रीजनल और ग्लोबल ऑर्डर पर हम इम्पैक्ट देखते हैं, अदरवाइज ये रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं। ठीक, अब यूएसए पर आ जाते हैं। यूएसए अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। तो कोल्ड वॉर एरा पे इंडिया अपने आप को क्या देखता है, इस चीज़ को समझना, इंडिया फाउंड itself on the opposite side of the divide from the US, मतलब कि इन फेवर ऑफ सोवियत यूनियन। इंडिया किस तरीके से मतलब इंडिया अपने आप को किस साइड देख रहा था, अपोजिट साइड देख रहा था यूएस के, मतलब कि रशिया के साइड में। जब कोलैप्स होता है सोवियत यूनियन का तो इंडिया अपने आप को इंटरनेशनल एरेना में अकेला महसूस करता है। कोल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ तो जो 2 सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इमर्ज हुए थे इंडिया और यूएस के बीच में, वो हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस और इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा में अपना एक रोल रहा है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं जाएगा, रिलेशंस हमको पढ़ने हैं। तो रिलेशंस में हम देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट कब देखने को मिलती है, जब वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं बिल क्लिंटन, ये इंडिया में आते हैं मार्च 2000 में, पहले प्रेसिडेंट थे जो 20 सालों में यहाँ पर पहली बार आए थे। उसके बाद जो रिलेशंस रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो कहीं ना कहीं तक एक कॉम्प्रिहेंसिव एंगेजमेंट पर आए हैं। यूएस 3rd बिगेस्ट सोर्स है एफडीआई में इंडिया में 2021 में।
ठीक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कहीं ना कहीं तक जो रिलेशंस हैं वो ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस, इन्वायरमेंट, हेल्थ में देखने को मिले। एक चीज़ यहाँ पर ये पॉइंट मैंने इसलिए रीड किया, ये ध्यान रखना किसी भी कंट्रीज से रिलेशंस आ जाते हैं कुछ एक्सेप्शंस के साथ, तो हम अगर ये पॉइंट्स यूज़ कर देते हैं तो सभी में कहीं ना कहीं तक कॉमन आंसर्स आ रहे हैं। तो ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो मैं आपको कलेक्शन ऑफ वर्ड्स की बात कर रही थी। ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस, एनवायरनमेंट, हेल्थ, इन वर्ड्स को आप याद रखो, इनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक, अब इजराइल, दोनों कंट्री हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज शेयर करती हैं, लेकिन अगर हम फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुए? वो तब हुए जब इंडिया में इजराइल एम्बेसी आती है 1992 में। दोनों ही जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं ये एक दूसरे की गवर्नमेंट के जो हेड्स हैं आते जाते रहते हैं इंडिया के इजराइल में, इजराइल के इंडिया में। जैसे नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए थे 2017 में और बेंजामिन नेतन्याहू इंडिया में आए थे 2018 में। ठीक, तो ये जो विजिट्स हैं ये कहीं ना कहीं तक रिलेशंस को अच्छा बनाती हैं। कॉपरेशंस देख लो, फिर से वही वर्ड्स आ गए कुछ चेंजेस के साथ, एक्सचेंज, सिक्योरिटी, डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, स्पेस रिसर्च, वाटर, एनर्जी एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक, तो ये वर्ड्स बहुत कॉमन है, आप सभी को काफ़ी अच्छे से आते होंगे। अब इंडिया के रिलेशंस जो हम इसके नेबर्स के साथ पढ़ने वाले हैं तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस। पार्टीशन के बाद दोनों ही कंट्री का इशू किस चीज़ पर स्टार्ट होता है? कश्मीर इशू पर, जानते हैं आप अच्छे से। उसके बाद एक वॉर होता है दोनों के बीच में कश्मीर इशू को लेकर, हम यहाँ पर देखते हैं कब? 1947 में। उसके बाद कॉपरेशन भी आता है, लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से कश्मीर इशू या कश्मीर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पाता है। रिवर वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से की गई थी 1960 में और साइन किया था नेहरू जी और जनरल आयूब खान ने। तो ऐसा कहा जाता है कि इतने सारे डिस्प्यूट्स होने के बाद भी ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको हम कहीं ना कहीं तक फॉलो करते हैं, दोनों ही कंट्रीज़। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी और जनरल आयूब खान एक ताशकंद एग्रीमेंट साइन करते हैं और इसमें मीडिएशन कराता है यूएसएसआर। ठीक, अगर अभी की बात करें तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर कन्फ्लिक्ट है। देखो, अगर वेरी शॉर्ट आंसर आ जाए कि दो कोई भी इशू लिखो तो लिख देना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और कश्मीर इशू। अगर वर्डिंग ज़्यादा हो जाए या शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर हो जाए तो ये हमको लिखना है। तो क्या लिखना है? अगर हम टेररिज्म की अगर हम बात करें तो टेरिटरीज को लेकर जो पाकिस्तान कंट्रोल में है वो कहीं ना कहीं तक बायलेटरल रिलेशंस में कोर कंसर्न्स रही हैं। कश्मीर इशू अपने आप में सेंसिटिव इशू रहा है, कोई भी बायलेटरल ट्राइज नहीं हो पाते हैं मिसट्रस्ट की वजह से, मतलब कि हम भरोसा नहीं कर पाते हैं और इस वजह से कोई भी टाइज हम नहीं करते हैं। बांग्लादेश, हाँ, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें हमने सैम्पल पेपर में भी पढ़ा हुआ है काफ़ी अच्छे से। अब देखो यहाँ पर अगर हम समझे तो बांग्लादेश अपने आप में हम देखें तो क्रिटिकल है इंडिया सिक्योरिटी को लेकर, नॉर्थ ईस्ट और जो लुक ईस्ट पॉलिसी है इन चीज़ को लेके। बांग्लादेश इंडिया का ट्रेड पार्टनर है, साउथ एशिया में बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है, ये इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर बांग्लादेश का इंडिया है। ठीक, मल्टी डायमेंशनल कॉपरेशन है दोनों के बीच में, टूरिज्म को लेकर, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूक्लियर साइंस, ये सारी चीज़ों को लेकर। अगर कन्फ्लिक्ट किस चीज़ पे आ जाए तो ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया की कहीं ना कहीं तक इस पे क्रिटिक्स बांग्लादेश को हैं। ठीक, क्लियर हुआ? तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। बांग्लादेश इज क्रिटिकल फॉर इंडिया सिक्योरिटी, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड द सक्सेस ऑफ इट्स लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक, अब इंडिया नेपाल रिलेशंस, इंडिया और नेपाल के रिलेशंस की जहाँ कहीं भी बात आती है तो ये आप लोग नहीं भी अगर पढ़े हुए हैं तो आराम से लिख सकते हैं, बट फिर भी अगर समझने की कोशिश करो तो फिर वही वर्ड्स आते हैं। देखो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पॉलिटिकल साइंस में, आपके पास अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप बहुत आसानी से आंसर्स लिख सकते हो। इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टनर रहा है नेपाल का, सबसे पहला पॉइंट। इंडिया हमेशा गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा सपोर्ट करती है और सॉलिडेरिटी रही है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। होम ग्राउंड पीस प्रोसेस एज वेल एज राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज प्रोवाइडेड। तो इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है नेपाल को। ट्रेड की अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर।
ठीक, इंडिया ने हमेशा फैसिलिटी प्रोवाइड की है फॉर द थर्ड कंट्री ट्रेड, और दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इंडिया ने इन्वेस्ट किया है नेपाल में। इंडिया और नेपाल की और अगर हम बात आगे करें तो रीजनल और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, और इस तरीके से इनका वर्क काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक, श्रीलंका के रिलेशंस की बात आती है आपको यहाँ पे। वैसे तो कुछ पूरे चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल साइंस में, तो श्रीलंका में जो टॉपिक्स हैं जैसे लिट्टे है, तमिल एलम है, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, कुछ ट्रीटीज़ हैं, इन्हें हमें याद रखना है। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो देखो, किसी भी कंट्री के जो रिलेशंस हैं वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से ही बढ़ते हैं इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो। ठीक, और कुछ कल्चर भी प्ले करता है रोल अपने आप में इम्पॉर्टेंट। तो यही लिखा हुआ है, एजुकेशन, कल्चर, डिफेंस में काफ़ी अच्छे से रोल प्ले किया है। ट्रेड दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में ग्रू हुए हैं, ये याद रखना रहता है कब ग्रू हुए हैं, कैसे ग्रू हुए हैं। तो इंडिया और श्रीलंका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था मार्च 2000 में, तब से ये चीज़ इंपॉर्टेंट रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। बाकी जो रिलेशंस आते हैं तो आप आराम से आंसर को लिख ले जाएंगे। टूरिज्म भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इंडिया लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मार्केट है श्रीलंकन टूरिज्म के लिए। ठीक, क्लियर हुआ। अब इंडिया और म्यांमार रिलेशंस पर हम आते हैं। तो जो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है दोनों ही कंट्रीज, देखो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का मतलब भौगोलिक निकटता, मतलब जिस तरीके से आसपास दोनों कंट्रीज हैं उस वजह से ये जो एक बेनिफिट है दोनों कंट्रीज के लिए, कैसे ये हेल्प करती है एक दूसरे को डेवलप करने में और सस्टेन करने में। कॉर्डियल रिलेशंस मतलब एक अच्छे रिलेशंस दोनों में बने रहें, ये हमेशा चीज़ें चलती रहें और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बना रहे, एक तो ये एडवांटेज है। अब लेकिन क्वेश्चन कैसा आता है ना, क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये क्या पूछ लिया। तो ये जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, उसका कारण ये कि आप खुद से लिख सकते हैं। हमें मेन पॉइंट ये याद रखना है कि स्टार्टिंग कैसे हो रही है किसी चीज की, क्या फैक्ट है और क्या बेसिस रहे। जैसे हमने पंचशील पढ़ा कि ये 5 सिद्धांत हैं, नेहरू जी के बारे में हमने ये पढ़ा कि इन्होंने ये चीज को फॉलो किया है। ऐसे हर एक कंट्री में कुछ मेन पॉइंट्स हैं। जैसे इंडिया और म्यांमार लॉन्ग लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, कम से कम 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, ये हम जानते ही हैं। मैरीटाइम बाउंड्री भी है बे ऑफ बंगाल में। ये पॉइंट्स आपके लिए एडवांटेज हैं, या आप एक्स्ट्रा में लिखेंगे तब। लेकिन मेन क्या लिखना है, जैसे अब ये हम पढ़ेंगे, बेनिफिशियरी ऑफ अ ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम फॉर लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। तो ये इस तरीके से एक बेनिफिट है, ये अलग बनाता है दूसरे स्टेट्स से, कंट्रीज से, म्यांमार और इंडिया के रिलेशंस को। ठीक, इसके आगे अगर हम देखें तो इंडिया काफ़ी सारे हायर लर्निंग और रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए हेल्प करता है, नेमली म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, एडवांस्ड सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, म्यांमार इंडिया सेंटर फॉर एनहेंसमेंट ऑफ आईटी स्किल्स, इंडिया म्यांमार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स। तो ये सारे सेंटर्स, इसमें से कुछ याद रख लो और इनको आप लिख सकते हो। उसी के अलावा हम देखें तो इंटरनल सिक्योरिटी भी मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए। इंडो म्यांमार बॉर्डर पोरस है और लाइटली पुलिस्ड है, जो विच इज़ एक्सप्लॉइटेड बाय टेररिस्ट आउटफिट्स एंड इंसर्जेंट ग्रुप्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि सप्लाई ऑफ ट्रेन्ड कैडर्स, आर्म ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। ठीक, क्लियर हुआ। आगे देखें तो इंडिया भूटान रिलेशंस हमको पढ़ने हैं। तो इंडिया और भूटान एक स्पेशल रिलेशनशिप शेयर करते हैं डिस्पाइट ऑफ अ मेजर कन्फ्लिक्ट। भूटानीज गवर्नमेंट का हमेशा एफर्ट रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से गुरेलाज और जितने भी मिलिटेंट्स रहे हैं उन्हें वीड आउट कर सके, हटा सके, और ये इंडिया के लिए हमेशा हेल्पफुल रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो इलिसिट डेवलपमेंट हुआ है कैंप्स का मिलिटेंट्स के द्वारा साउथ ईस्ट भूटान के डेंस्ड जंगल में। तो ये दोनों ही नेशंस के लिए कुछ मिलिटेंट्स बेसिस पर सिक्योरिटी के लिए ये वर्क करते हैं। भूटान का जो कंसर्न रहा है अगर हम देखें तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यहाँ पर भूटान और इंडिया के रिलेशंस को थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है अदर कंट्रीज से। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, in the wake of India's shift to renewable sources of energy like wind, solar, etc. इसके अलावा इंडिया भी बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है भूटान में, और ये इसका डेवलपमेंट सोर्स के लिए एक बिगेस्ट एड प्रूफ करता है। ठीक, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें तो सबसे पहले याद रखना मई 1974 में पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कैरिड आउट किया गया था।
होमी जहांगीर बाबा की गाइडेंस में, जो कि प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के। जब कम्युनिस्ट चाइना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है अक्टूबर 1964 में, तो 5 न्यूक्लियर पावर्ड परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी, यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना, मतलब कि ताइवान रिप्रेजेंटिंग चाइना, ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इम्पोज करते हैं पूरे वर्ल्ड पर। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये पहला टेस्ट हमने देखा। इंडिया ने एनपीटी को क्या कहा? एनपीटी के लिए इंडिया ने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशंस देखने को मिल रहे हैं और इंडिया इस पर साइन नहीं करता है। इंडिया हमेशा एटॉमिक एनर्जी को जनरेट करना चाहता है, लेकिन पीसफुल पर्पसेस के लिए, शांतिपूर्ण ढंग से या शांति के लिए। जब इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट क्रिएट किया या कंडक्ट किया तो इसे पीसफुल एक्सप्लोजन कहा गया, कि हमने किसी भी चीज़, किसी को भी अफेक्ट करने के बेसिस पर इसे नहीं किया है। न्यूक्लियर टेस्ट का जो पीरियड रहा है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में चैलेंजिंग रहा था। एक इकोनॉमिक टर्मोइल और हाई इन्फ्लेशन देखने को मिला, क्योंकि हाई राइजिंग ऑफ ऑयल प्राइसेस थे। अरब इजराइल वॉर चल रहा था 1973 में, हम पढ़ते हैं जैसे कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो उस टाइम पे ये दोनों कहीं ना कहीं तक क्राइसिस इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी हमेशा पीस ओरिएंटेड रही है, ये ध्यान रखना, और हमेशा नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी हम अपनाते हैं कि पहली बार में हम अटैक नहीं करेंगे या यूज़ नहीं करेंगे न्यूक्लियर का। ठीक, क्लियर हुआ? तो इसी के साथ ये जो चैप्टर था यहाँ कंप्लीट होता है। और अब कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आ जाए तो आपको समझ आ चुका होगा कि आपको कैसे लिखना है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे ज़्यादा वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। ठीक, और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है, और आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको समझ आया होगा, तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।